हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग आज सामान्य विज्ञान की 5 नंबर पक्का करने वाली क्लास से जुड़ेंगे और आज हमारा एपिसोड 9वां है। इसके बाद करीब 6 क्लास इसकी और आनी है। उसके बाद फिर साइंस इसमें कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करा दिए जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर शायद ही यूपी SSC PET में प्रश्न आए। ठीक है, तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या भैया? पहला प्रश्न है कैंसर। क्या है? कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी है यूरेनियम 235, ऑप्शन सी है थोरियम 231, ऑप्शन डी है PU 239। बताओ भैया। देखिए, यूरेनियम 235 तो परमाणु, आप सुने होंगे परमाणु बम जो होता है उसमें प्रयोग जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो गलत हो गया। थोरियम का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसका भी, इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है, कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक। क्या है? यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो कैंसर के इलाज के उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 रेडियो समस्थानिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा गामा विकिरणों को जब मानव शरीर में कैंसर ट्यूमर पर डाला जाता है तो कैंसर कोशिकाएं जल जाती है। इससे रेडियो एक्टिव विकिरणों के उपयोग द्वारा जो है कैंसर का इलाज विकिरण चिकित्सा के माध्यम से, मतलब रेडियो थेरेपी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियो थेरेपी। ठीक है, रेडियो थेरेपी बोला जाता है इसको। बात क्लियर है? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। क्या है भैया? एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी मिलाने पर क्या होगा? पहला ऑप्शन, उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है। ऑप्शन सी, यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। ऑप्शन डी, यह पानी के हिमांक को कम करता है। देखिए सर, इसको बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एंटीफ्रीज मतलब होता है हिमरोधी। समझिएगा इसको, क्या होता है? हिमरोधी। बात क्लियर है? समझ में आ गई? देखिए, इसका मतलब ये कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो है, अभी हो सकता है आपसे इसका जो है, हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ ही लेगा कि भाई एथिलीन ग्लाइकॉल का IUPAC नाम क्या है, तो भैया इसका मतलब जैसे देखिए, अगर इसका रासायनिक सूत्र की हम बात करें उसके बाद ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। CH2CH2OH, ये इसका जो है, इसका रासायनिक फार्मूला है। इसका एथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एथलीट नहीं, एथिलीन है। ठीक है मेरे भाई, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के किसको कम करता है? पानी के हिमांक को कम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा पानी के हिमांक कम करता है, यहाँ पे लिखा पानी के हिमांक कम करता है, लेकिन यहाँ पे विरोधाभास है। ठीक है, पानी के हिमांक को तो कम करता है लेकिन क्वथनांक को बढ़ा भी देता है। तो भैया यह केवल क्वथनांक बढ़ाता है, बिल्कुल गलत बात। यह केवल हिमांक को कम करता है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, यह हिमांक को कम करता है और क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये एंटीफ्रीज के रूप में पानी मिलाने पर जो है पानी के हिमांक को कम कर देता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसकी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? अगला है आपका समुद्र जल के नीले रंग होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन। ऑप्शन बी है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ऑप्शन सी है पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन। ऑप्शन डी है समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, बात करें समुद्र के जल के नीले रंग होने की, तो यह सूर्य के प्रकाश की किरणों के कारण बेसिकली होता है। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती हैं तो विशेषकर उस जगह पर जहां इसका जल गहरा है, स्वच्छ होता है, तो यहाँ पानी से परावर्तित होने पर इस प्रकाश में मौजूद 7, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और ये सबसे गहरा पॉइंट है, यहाँ पे ये सूर्य की किरण है और ये चमक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस सूर्य में 7 रंग होते हैं, ये चमकते हैं। 7 रंग में से केवल नीले रंग जो नीला रंग यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, वो कौन सा रंग? केवल नीला रंग रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण जो है समुद्र हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, किसी कारण भाई यहाँ से प्रकाश आया, 7 रंग इसमें मिले हुए हैं, सबसे स्वच्छ पानी है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो हमको हमारी आंखों पर नीला ही दिखता है, हमारी आंखों को। तो इसको जो है, इसमें देखिए, इसमें बात करें कि पानी पर रोशनी का लाल रंग का अपवर्तन, बिल्कुल गलत बात। संपूर्ण आरती, बिल्कुल गलत बात।
समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, बिल्कुल गलत बात, अशुद्ध नहीं। शुद्ध की बात करें तो पानी पर रोशनी का छितराव, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर लेते हैं। क्या भैया चौथा नंबर चौथा नंबर क्या है, किसके प्रयोग के जरिए धातु की, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका है, जैसे यहाँ पे थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण प्रक्रिया, हाइड्रोजन न्यूनीकरण प्रक्रिया या विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण प्रक्रिया। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के जरिए जो है धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन का एक प्रकार है। फ्यूज अवस्था में धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड विद्युत रूप से इस विधि का उपयोग करके कम कर दिए जाते हैं। धातुओं को कैथोड पर निकाला जाता है, जैसे सोडियम आपका हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जैसे कुछ धातुएं विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर लेते हैं भैया। क्या है पांचवा नंबर, पांचवा नंबर आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन की उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। मोटर वाहन, पशुधन, धान की खेती, गन्ने की खेती। देखो भैया इसमें एक तो ऐसे समझ लो कि जहां पर जैसे ये धान की खेती होती है तो इसमें भी जल की क्या, जल की अधिकता पाई जाती है, जल अधिक होना चाहिए भाई, इसमें जल की अधिकता होती है। इसमें पहली बात तो धान की खेती हो या गन्ने की खेती हो, दोनों में जो है आपको, गन्ने की खेती हो, धान की खेती, दोनों में पानी इकट्ठा होगा, तो इसमें जो है इसमें जल भराव के कारण जो उष्ण प्रकृति की मिट्टी मीथेनोजेनेसिस हेतु आदर्श स्थिति प्राप्त हो जाती है। मीथेनोजेनेसिस वास्तव में मेथेन और कार्य से जब ये कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं मीथेनोजेनेसिस, मीथेनोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें होता क्या भैया, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मीथेन, क्या होता है, एक होता है मीथेन और दूसरा होता है कार्बन। बात क्लियर है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन वही कार्बन के तत्व जो CO2 इसको बोल सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो मीथेनोजेनिक द्वारा संचालित जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। धान की खेतों में प्रयुक्त जैविक पदार्थ मीथेन के उत्सर्जन संभावित होता है, जैसे कि चावल की भूसी, धान के खेतों में जो पानी होता है, गन्ने खेत, पशुधन भी मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत है। मोटर वाहन जो है ये मीथेन उत्सर्जन स्रोत नहीं है, बल्कि ये किसके हैं, अगर बात करें मोटर वाहन की तो धुआं जो निकलता है किसको निकालता है, CO को, मतलब बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालता है। बात क्लियर है, तो मीथेन का उत्सर्जन स्रोत नहीं है आपका मोटर वाहन, चूंकि पशुधन भी है, धान खेती भी है, गन्ना खेत भी है। ठीक है, यही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर। क्या भैया छठवां नंबर, छठवां नंबर आपका है सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है। ऑप्शन ए 3.5 to 6.5, ऑप्शन बी 6.5 to 8.5, ऑप्शन सी है 8.5 to 10.5, ऑप्शन डी है 10.5 to 13। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु जो पानी होता है उसमें देखिए पहली बात तो जो सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी होता है ये किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो क्लोरीनीकरण। क्या, क्लोरीनीकरण की जो प्रक्रिया इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। और जो पहली बात तो शुद्ध पानी जो होता है, जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है इसमें जो इसकी pH वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 7 होती है। सामान्य रूप में जो 7 से कम होता है, जैसे अगर हम बात करें 7 से कम की तो कम बोले तो अम्लीय होता है। ठीक है, और अगर 7 से क्या है, अधिक है, तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। बात क्लियर है, इसमें बात क्लियर हो गई। जो सतह जल प्रणालियों में pH के लिए सामान्य जो सीमा है वो 6.5 to 8.5 के बीच में होती है। बात क्लियर है। भूजल प्रणाली के लिए pH की श्रेणी जो होती है वो 6 से 8.5 के बीच में होती है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, 6.5 to 8.5 तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां नंबर। क्या भैया सातवां नंबर, पानी की घरेलू आपूर्ति और आर्सेनिक तत्वों की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 0.005 ppm, ऑप्शन बी 0.050 ppm, ऑप्शन सी 0.500 ppm, ऑप्शन डी
5.500 ppm। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पानी की घरेलू आपूर्ति हो तो आर्सेनिक तत्व की अधिकतम जो अनुमत मात्रा है वो आपकी 0.050 ppm होती है। बात क्लियर है। आर्सेनिक एक अत्यधिक विषैला तत्व है, इसकी बहुत कम मात्रा भी मानव शरीर को प्रभावित करती है। आर्सेनिक की उपयोगिता विज्ञान, औषधि एवं तकनीकी कार्यों में सर्वविदित है। आर्सेनिक का प्रयोग कीटनाशक के लिए होता है, उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर के लिए होता है, कॉपर और लेड के अयस्क को मजबूती प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्त बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर लेते हैं। 8वां नंबर क्या भैया, 8वां नंबर आपका है पर्दे पर उत्तल लेंसों द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए वस्तु के केवल निचले भाग की छवि प्राप्त होगी, ऑप्शन बी वस्तु के केवल ऊपरी भाग की छवि प्राप्त होगी, ऑप्शन सी कोई छवि प्राप्त नहीं होगी, ऑप्शन डी वस्तु की सभी प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है तथा उत्तल लेंस आपतित प्रकाश को इकट्ठा करता है अर्थात अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए, जैसे ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, इसको अपारदर्शी कागज से आप ढक देंगे तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता क्या होगी, पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न आपका है 9वां प्रश्न क्या है, एक स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंक देता है तो वह गेंद कहाँ गिरेगी। ऑप्शन ए यात्री के हाथ में, ऑप्शन बी यात्री के सामने, ऑप्शन सी यात्री के पीछे, ऑप्शन डी वह रेलगाड़ी की दिशा पर निर्भर करता है। देखिए सर अगर हम इसके विषय में पढ़ें तो ये जो है अगर कोई भी ट्रेन है जो स्थिर गति से दौड़ रही, स्थिर गति बोल रही है, तो उसमें जो बैठा यात्री होगा वो लंबवत या ऊपर दिशा में कोई गेंद फेंकता है तो वह गेंद जो है वो उसके हाथ में ही आके गिरेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से ए क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्थिर गति यहाँ पे दे रखा है। तो जितनी गति जो है रेलगाड़ी की होगी वही गति सेम जो है जो उसमें यात्री बैठा उसकी भी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या भैया, 10वां नंबर प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रवर्धक, ऑप्शन सी स्थिरक, ऑप्शन डी सी डिष्टकारी, ऑप्शन डी परिणामित्र। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी हम बात करें अगर, देखिए प्रवर्धक को बोलते हैं एम्पलीफायर, क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। बात क्लियर है, एम्पलीफायर। स्थिरक को बोलते हैं स्टेबलाइजर, जो हम लोग लगाते हैं स्टेबलाइजर बोलते हैं। ठीक है, दिष्टकारी की बात करें रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, परिणामित्र की बात करें तो इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। देखिए हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती बोले तो दिष्ट धारा बोले तो, देखिए इसमें प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एसी एक्यूरेट करंट। ठीक है, और एक दिश धारा को बोलते हैं डीसी। ठीक है, तो एसी को डीसी में अगर बदलना है तो किसके जरिए बदलेंगे। अब देखिए होता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा लिख दिया, एक दिश धारा लिख दिया। आपको अगर बोलना है कि एसी को डीसी में किसके जरिए प्रयोग करें, जाहिर सी बात है एसी को हम डीसी को दिष्टकारी के द्वारा ही परिवर्तित करेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर के द्वारा ही परिवर्तित करेंगे। एक ऐसी युक्ति है जो अल्टरनेट करंट को, जो एसी है उसको डीसी बदलने का करते हैं, अर्थात रेक्टिफायर जो है एसी से डीसी परिवर्तक है। दिष्टकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि आजकल बहुत से उपकरण जो है जैसे रेडियो टीवी माइक्रोवेव डीसी के चलते हैं, जबकि बाहर से इन्हें एसी दी जाती है। बात क्लियर है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। स्टेबलाइजर क्या काम भैया, स्टेबलाइजर जो है अपना वोल्टेज कम ज्यादा करता है। 11 नंबर चलते हैं भैया, विसर्पी घर्षण की बात हो रही है। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण से समान, सीमित घर्षण से कभी कम कभी अधिक। बताओ भैया क्या होगा इसका। देखिए सीमित घर्षण बोले तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन, क्या स्लाइडिंग फ्रैक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन। विसर्पी घर्षण जो होता है वो सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ठीक है, सीमित घर्षण से क्या होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है।
घर्षण क्या होता है? तो भैया घर्षण जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ऐसे कोई चीज़ है, इस पे आपको चलना है, तो घर्षण जैसे मान लीजिए ये ऐसे वस्तु है, ये कोई वस्तु रखी, इस पे चलना है आपको, मान लीजिए ये आपका पैर है, तो दो तलों के बीच की सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। बात क्लियर है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोले तो आपका देखिए, इसमें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति घटाने के लिए, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धक शक्ति बढ़ाने के लिए। बताओ भैया क्या होगा इसमें? जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी है, मतलब लाइट्रो माइक्रोस्कोपिक के जरिए क्या होता है? तो भैया इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। देखिए होता क्या है कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी है, वे ऐसी सूक्ष्मदर्शी हैं जो दृश्य प्रकाश तथा लेंस का प्रयोग कर छोटी वस्तुओं की बड़ी छवि बनाते हैं। मूलभूत प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सरल युक्ति है जो रेजोल्यूशन या कंट्रास्ट बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? 13 नंबर क्या भैया? मनुष्य के उस रंग की पहचान करें जो प्रक्रिया संबंधित नहीं है। मनुष्य के उस अंग की पहचान करें जो किस प्रक्रिया से? जो श्वसन प्रक्रिया, इसमें लिखना चाहिए, भूल गया है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए वायु कोशिका, ऑप्शन डी सूक्ष्म श्वास नली, ऑप्शन सी केशिका त्वक, ऑप्शन डी फुफ्फुसावरण। देखिए अगर हम बात करें इसकी तो वायु कोशिका का बोलते हैं एल्विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। बात क्लियर है? सूक्ष्म श्वास नली को क्या बोलते हैं? इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइल बोलते हैं। और जो केशिका तत्वक होता है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर फुफ्फुसावरण की बात करें तो उसको बोलते हैं प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा बोलते हैं भैया। तो इसमें देखिए राइट आंसर जो केशिका तो इसमें ये थोड़ी प्रक्रिया यहाँ की ग्लोमेरुलस, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। देखिए बात करें फुफ्फुसावरण की, वायु कोशिका की और सूक्ष्म श्वास नली की, तो ये श्वसन संबंधित है, जबकि केशिका तो जो है ये किससे संबंधित है? ये भैया उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो किडनी का प्रमुख भाग है। ग्लोमेरुलाई जो है किडनी का भाग है। 14 नंबर चलते हैं क्या भैया? 14 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक करता है। गोनेडोट्रोपिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, सोमेटोट्रोपिन। तो बताओ ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन, ये महिलाओं में होता है ना। ऑक्सीटोसिन पौधों में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन, ये मतलब जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम ये चीज़ें होती है। तो इसमें राइट आंसर तो ये तीनों गलत हो गए। राइट आंसर आपका सोमेटोट्रोपिन होगा। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बच्चों को बढ़ाने में सहायक होता है। यह हार्मोन प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। ठीक है, यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। वृद्धि हार्मोन एक 191 अमीनो अम्ल वाला एकल श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड है, जिसे अग्र ट्यूस ग्रंथि के पार्श्विक कक्षों के भीतर सोमेटोट्रोपिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा संश्लेषित, संचयित और स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर चलते हैं भैया। 15 नंबर क्या है? देखिए 15 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु व स्तनपायी प्राणी का समूह नहीं है? कंगारू, स्कॉलियोडान, हिप्पोपोटामस और व्हेल। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सबको आना चाहिए भैया। देखो बात करें कंगारू की बात कर लें, या हम व्हेल की बात कर लें, ठीक है, या हिप्पोपोटामस की बात कर लें, दरियाई घोड़ा इसको बोलते हैं, ये सभी जो है पूछ रहा है समूह। यहाँ पे ये देखिए समूह नहीं है, तो ये सभी तो स्तनपायी प्राणी के हैं ही समूह। स्कॉलियोडान जो है ये मत्स्य वर्ग का समूह। क्या है? ये मत्स्य वर्ग है। मत्स्य वर्ग है भैया। ये कौन सा वर्ग है? मत्स्य वर्ग है। बात क्लियर है? जो अपने नवजात को दूध, जैसे अब बात करें स्तनपायी के, तो ये अपने नवजात को दूध पिला लेते हैं और ये नहीं पिलाते हैं। बात क्लियर है? चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका स्कॉलियोडान क्या है? एक मत्स्य वर्ग का प्राणी। हिप्पोपोटामस, व्हेल और कंगारू ये सभी क्या? स्तनपायी हैं। चलिए 16 नंबर चलते हैं क्या भैया? संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन से, प्रोटीन से, लिपिड से या कार्बोहाइड्रेट से? बताओ सर इसका क्या राइट आंसर होगा?
देखिए अगर बात करें सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो वो तो भैया इसमें ऑप्शन में दिया नहीं। सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है किससे? वसा से। ठीक है, वसा से। वसा तो है नहीं इसमें। वसा के बाद जो नंबर आता है, जैसे बात करें, जैसे वसा की बात करते हैं या ग्लूकोज की बात करते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं। इसमें जो हम इस ऑप्शन के साथ देखें तो इसमें जो है ऊर्जा हमें विटामिन से नहीं मिलती है। इसमें ऊर्जा हमको मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का एक वर्ग है या रासायनिक यौगिक होते हैं, जिसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO मिक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। इनका आधारभूत जो सूत्र है वो CH2O2 होता है। ठीक है, CH2O2 होता है। बात क्लियर है? CHO तो हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं वो, और इस सभी का दुगुना होता है। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या भैया? 17 नंबर में रक्त अस्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन बी फिलोक्विनोन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी बात करें अगर हम इसमें बात करें रक्त अस्कंदन विकार की, तो इसमें जो है आपका देखो इसमें किसकी कमी के कारण होता है। तो देखो ये नहीं दिया है कि भैया इसका नाम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी दे दे। जैसे इसमें दे दिया है कैल्सिफेरॉल किसका होता है? कैल्सिफेरॉल होता है विटामिन डी का। ठीक है, फिलोक्विनोन के होता है, पायरिडॉक्सिन B6, ठीक है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। बात क्लियर है? ये दे दिया ऐसे। अब बताओ रक्त अस्कंदन किसकी कमी से होगा? जाहिर सी बात है रक्त अस्कंदन जो होगा वो फिलोक्विनोन होगा, विटामिन के कमी से सारी चीजें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आपको ऐसे प्रश्न पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए, सुनने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या भैया 18 नंबर? मनुष्यों के अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। मस्तिष्क में, हृदय में, फेफड़े में या गुर्दा में। कोरोनरी धमनी कहाँ पाई जाती है भैया? कोरोनरी धमनी जो है जाहिर सी बात है पल्मोनरी धमनी एक होती है, जैसे हृदय जो होता है हमारा ये, तो एक कोरोनरी धमनी होती है, एक पल्मोनरी धमनी होती है। बात क्लियर है? तो पल्मोनरी धमनी जो होती है इसमें ऐसे समझिए धमनी होती है, सिरा होती है, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, ये सारी चीज़ होती है। कभी हार्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको क्या सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी डी बेसोप्रोसिन। पीयूष ग्रंथि से कौन स्रावित नहीं होता? बताओ भैया। देखिए अगर इसकी हम बात करें इसकी, तो इसमें देखो मनुष्य के किस अंग में जो ये सारी चीजें होती हैं स्रावित नहीं होता, तो इसमें देखो प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया या बेसोप्रोसिन हो गया। ये जो है ऐसे समझिए कि ये मतलब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं ये लोग। ये तीनों के तीनों किससे स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, इस सिक्रेटिन की बात करते हैं। सिक्रेटिन जो एक आतीय सा हार्मोन से क्या है? आतीय हार्मोन है, आतीय हार्मोन। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्या भैया? प्रसिद्ध डाली भेड़ जो किस तकनीकी के फलस्वरूप अस्तित्व में आई? क्लोरीन के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, पार्थेजेनोसिस के द्वारा या टीसी कल्चर के द्वारा। देखिए इसकी बात करें तो इसमें हम पूरी कहानी समझ लेते हैं कि प्रजनन, जैसे अगर मान लीजिए प्रजनन करना है तो प्रजनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाली विशिष्ट कोशिकाएं जिन्हें हम जननिकी कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? जननिकी कोशिकाएं, जननिकी कोशिकाएं, जननिकी कोशिकाएं कहते हैं, भाग लेती हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाया जाना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग की परंपरागत तकनीक में भ्रूण क्लोनिंग या ट्विनिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 1997 में डॉक्टर इयान विल्मोट और उनके सहयोगियों ने नाभिकीय स्थानांतरण तकनीकी का प्रयोग करके क्या किया? इसका जो डॉली है इसका प्रयोग ये बनाया था इन्होंने। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। क्लोनिंग के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर और अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, और हो सकता है आपसे एग्जाम में दिख भी जाइए। क्षय रोग क्या? क्षय रोग, क्षय रोग, अभी एक मिनट पेन चूज कर लें हम अच्छी।
क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी DPT, ऑप्शन सी DT, ऑप्शन सी TT। बताओ DDTT है तो गलत काट दो पहले। देखो भैया बात करते हैं DPT टीके की, तो DPT किसका होता है? डिप्थीरिया, समझिएगा, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। उसके बाद आता है नंबर किसका? काली खांसी का। किसका आता है? काली खांसी का आता है। फिर किसका आता है? टिटेनस का आता है। किसका? टिटेनस रोग का आता है। इसमें राइट आंसर ये तो हो गया। अब BCG की बात करें तो BCG इसको बोलते हैं बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग बोलते हैं। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्लास आज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मेरे दोस्त। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।